स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट लिया है आज हमने सेकंड, यानी कि ये पार्ट है 2। पार्ट 1 बना दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अगर आप इससे ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने पूरी बुक ही बना रखी है, पहले से ही कंप्लीट है लास्ट ईयर की, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नोट्स वाइज हैं और वो मैंने एनसीईआरटी या फिर सपोर्टिंग की पीडीएफ से पढ़ाया था, सेम है दोनों। तो शुरू करते हैं दोस्तों अपना ये टॉपिक, एक अपरिचित संसार की समझ। अल बिरूनी जो दोस्तों था उसने कुछ मतलब भारत देश में देखा, उसे बहुत सारी चीज़ें अलग लगी, विचित्र लगी, ठीक है। उसके बारे में उसने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या बताया, हम यही बातें डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो अल बिरूनी ने जो देखा उसे विचित्र लगा, उसने उन सब बातों की तुलना उन प्रथाओं से कर दी जिनसे वो पहले से परिचित था। यानी उसने भारतीय महाद्वीप में जो भी देखा उसे उसकी तुलना उसने बाकी उन संस्कृतियों से या फिर उन चीज़ों से की जिसको वो पहले से जानता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम जानते हैं उन्हें। तो अल बिरूनी जो था उसकी कुछ समस्याएं थी जब वो मतलब इन सारी चीज़ों को देख रहा था। कौन सी समस्याएं सामने आई? एक तो सबसे बड़ी समस्या आई उसके सामने भाषा, क्योंकि जो लैंग्वेज थी संस्कृत, अगर हम बात करें मेनली जो वो संस्कृत ग्रंथों पे ही निर्भर था। वो ब्राह्मणों के साथ उसने काफ़ी टाइम तक समय बिताया था, ब्राह्मणों के ग्रंथों का अध्ययन किया था, तो वो सब संस्कृत में थे। अब उस संस्कृत भाषा को वो समझ जाता था, सब कुछ उसे पता था, लेकिन संस्कृत, अरबी और फारसी जो लैंग्वेज है इनसे बहुत ज़्यादा अलग थी। तो संस्कृत का ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद कर पाना बहुत कठिन होता था, ठीक है। मान लो हम दो लैंग्वेज जानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आसानी से अनुवाद कर पाएंगे। अनुवाद कर पाना कठिन होता है बहुत सारी लैंग्वेज में, ठीक है। दूसरा था धार्मिक रीति रिवाज, क्योंकि हमारे देश में जो धार्मिक रीति रिवाज थे, जो प्रथाएं थी, वो बहुत ज़्यादा अलग थी, तो उसको देखकर भी उसे कुछ समस्या आती थी। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा है अभिमान, ठीक है। अभिमान में इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ज़्यादातर चीज़ें थी दोस्तों उसमें ये था कि अल बिरूनी ने ज़्यादातर उसे मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह जो उसके पास जिन चीज़ों पे वो निर्भर रहता था वो तो ब्राह्मणों के ग्रंथ थे, यानी ब्राह्मणों की जो कृतियाँ थी संस्कृत भाषा में लिखी हुई, वो उन पर आश्रित रहता था, यानी उन पर निर्भर रहता था। तो ये आ जाएगा इसमें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अल बिरूनी की जाति व्यवस्था। अल बिरूनी ने भारत में देखा कि भारत में जाति प्रथा है, तो उसने इससे पहले भी उसे पता था। फारस, उसने लिखा प्राचीन फारस के बारे में। उसने कहा कि फारस में मेनली 4 तरह के सामाजिक वर्ग थे। ये भारत की बात नहीं चल रही, याद रखना, ये फारस की बात चल रही है। घुड़सवार वर्ग, शासक वर्ग, भिक्षुक, पुरोहित, चिकित्सक, खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक, कृषक तथा शिल्पकार। इस तरीके से ये 4 तरह के वर्ग थे, ठीक है। इससे वो ये बताना चाहता था कि सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के और देशों में भी ऐसे सामाजिक वर्ग जो हैं उसमें डिवाइड है दुनिया, यानी बहुत सारे देशों में ऐसी चीज़ें मानी जाती है, जाति प्रथा या अलग अलग मतलब समूहों में बांट देना, इस तरीके से। इस्लाम की अगर उसने बात करी तो उसने ये कहा कि जो इस्लाम धर्म है उसमें ये चीज़ें नहीं है। इस्लाम धर्म में सभी को समान माना जाता है, कि जो भी इस्लाम धर्म का व्यक्ति है वो समान है, बस अगर अंतर है तो उनकी धार्मिक भिन्नता में, यानी उनके जो पूजा पाठ के तरीके हो सकते हैं या फिर अपने अल्लाह को मानने के तरीके हो सकते हैं, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, बाकी उनके अंदर जातिगत भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या होता था, जातिगत भेदभाव होता था। एक शब्द आता है अस्पृश्यता, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। ये जो शब्द है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हमारे इतिहास में हमको मिलेगा। अस्पृश्यता का मतलब होता है अपवित्र, यानी कि ब्राह्मणवादी परंपराओं में कुछ लोगों को अपवित्र माना जाता था, अस्पृश्य माना जाता था, अछूत माना जाता था, जिनको छुआ नहीं जाता था, ठीक है। यानी कि मतलब उनको निम्न स्तर का माना जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था। ये सारी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो यही है इसमें कि ब्राह्मणवादी परंपरा में जो अस्पृश्यता, अपवित्रता थी उसको अल बिरूनी ने गलत माना, क्योंकि अल बिरूनी इन चीज़ों को बिल्कुल गलत मानता था। हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती है, अल बिरूनी ने कहा कि हर वह चीज़ जो अपवित्र हो जाती है
वो पुनः यानी कि दोबारा से पवित्रता प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये किसने कहा था? ये अल-बिरूनी ने कहा था, ऐसा ऐसा था। तो दोस्तों आपको बस एक बार यहाँ पे वीडियो में ध्यान से देखना है, उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लेना, सारी की सारी वही चीज़ डिक्टो मिलेगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अल-बिरूनी के बारे में हमने जान लिया, उसने जाति प्रथा का कैसे विरोध करा, उसने क्या अस्पृश्यता को मानने से इनकार किया, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। अल-बिरूनी ने कहा था कि हर वो चीज़ जो अपवित्र हो जाती है वो अपने आप को पवित्र पुनः पवित्र बनाने की कोशिश करती है। उसने एग्जाम्पल दिया जैसे था कि सूर्य हवा को साफ करता है। ठीक है, तो आगे चलते हम देखते हैं इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा। आपको पता है इब्न बतूता जो था वो एक हठीला यात्री था, वो नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, नई नई जगहों पे उसे घूमने का शौक था, नई नई चीज़ों के बारे में लिखने का शौक था। तो इब्न बतूता अनजानी चीज़ों को जानने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करता था। दिल्ली आया था, वो चीन गया था, वो अफ्रीका में घूमा था, यूरोप में घूमा था, बहुत सारी जगह घूमा था। जहाँ जहाँ घूमा उसने देखा कि वहाँ पे पूजा स्थल है, अलग अलग तरह के पूजा स्थल है, उसने वो देखा। उसने देखा कि विद्वानों के साथ समय बिताया, बहुत सारे विद्वानों के साथ समय बिताया, उनके रीति रिवाजों को देखा, उनको समझा, उसके बारे में लिखा। ठीक है, लोगों के विचार जाने, लोगों को समझने का प्रयास करा, और उसके बाद उसने क्या करा? वृत्तांत लिखा। नारियल तथा पान, कि नारियल पान पवित्र माने जाते थे, आपको पता होगा। और नारियल और पान के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से है। ये नारियल की तुलना कर रहा है, नारियल के बारे में बता रहे हैं। वो ये बता रहा है कि ये जो वृक्ष है ये वृक्ष स्वरूप से सबसे अनोखे हैं, यानी ये जो वृक्ष है वो बहुत अनोखे हैं, प्रकृति में सबसे विस्मयकारी हैं। विस्मयकारी मतलब अचंभित करने वाले। उसने बोला ये जो पेड़ है वो बिल्कुल खजूर के पेड़ की तरह दिखता है, और इसमें कोई अंतर नहीं है खजूर के पेड़ में और इसमें। बस अगर बात करें तो इसमें एक फल होता है, ठीक है, काष्ठ फल, और दूसरे से खजूर, दूसरे पेड़ में खजूर होता है। नारियल के जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होता है, उसमें फल जो होता है वो मानव, नारियल कुछ इस तरीके से होता है ना, उसमें बाल बाल से वो होते हैं, रेसे से। ठीक है, तो सिर होते हैं। उसने बोला कि मानव सिर की से मेल खाता है, और इसमें मानव 2 आँखें हैं और एक मुख है, अंदर का भाग हरा होने के कारण मस्तिष्क जैसा दिखाई देता है, रेशे के बाल हैं, और इनसे रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सारी उसने बातें बताई नारियल के बारे में। ऐसे ही उसने पान के बारे में भी बताया था। पान क्या था दोस्तों? पान क्या था कि पान एक वृक्ष है, लता जैसा, मतलब लता नहीं होती जो घूम घूम कर दीवार पे या कहीं पे पेड़ वगैरह पे चढ़ जाती है, तो लता होती है। इसको उगाया जाता है, इसका कोई फल तो नहीं होता लेकिन इसको पत्तियों के लिए उगाया जाता है, और पत्तियों का उपयोग सुपारी डाल के पान खाने में इस तरीके से यूज़ किया जाता था, जो मुंह में रख के चबाया जाता था। ठीक है, तो इसने इसके बारे में तुलना करी, कुछ बताया। आगे देखो, इब्न बतूता और भारतीय शहर। वो भारतीय शहरों में घूमा, उसने उसके बारे में कुछ लिखा। क्या लिखा, क्या बताया, चलो इसको पढ़ लेते हैं। उसने बताया कि जो शहर हैं वो व्यापक अवसर से भरे, यानी शहर में अवसर बहुत ज़्यादा है, यानी कि नौकरियां बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रोजगार बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जिनके पास इच्छा होनी चाहिए, उनके पास साधन होना चाहिए, और उनके पास कौशल होना चाहिए। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं, जिनके पास ये चीज़ें उनके लिए शहरों में बहुत अवसर हैं। उसने बोला कि जो शहर हैं वो घनी आबादी वाले थे, समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब वहाँ पे मतलब सब कुछ था, सुविधाएं थी, अमीर थे। भीड़ भाड़ वाले शहर बताया उसने ये बताया कि यहाँ पे चमक दमक वाले बाजार हैं, रंगीन बाजार। उसने बोला कि दिल्ली जो है एक बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ की आबादी जो है वो विशाल है, और उसने इसकी तुलना कर दी दौलताबाद से। दौलताबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है, यानी कि महाराष्ट्र के दौलताबाद शहर से उसने उसकी तुलना करी दिल्ली की। उसने बोला बाजार सिर्फ सामाजिक आर्थिक गतिविधि के केंद्र थे, मतलब सिर्फ व्यापार के ही केंद्र नहीं थे, बल्कि यहाँ पे क्या सामाजिक आर्थिक गतिविधि के केंद्र भी थे। उसने बोला कि बाजार में मस्जिद भी होती थी, मंदिर वगैरह भी होते थे बाजारों में। और इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय कृषि जो है, भारत की जो खेती है वो अच्छी इसलिए होती है, यानी भारतीय कृषि उत्पादन स्तर अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत अच्छी मिट्टी थी, बहुत उपजाऊ मिट्टी थी, इसीलिए यहाँ पे कृषि जो होती थी वो अच्छी होती थी। फिर उसने ये भी बताया कि किसान वर्ष में 2 फसलें उगा लेता था, यानी कि अब आप सोचो कि भाई जब उपजाऊ ज़मीन होगी तो जाहिर सी बात है कि साल में 2 बार आराम से फसलें उगाई जा सकती है। फिर उसने बात करी कि कपड़ों की, तो यहाँ पे जो मलमल के कपड़े होते थे ये महंगे होते थे, और इसको कौन पहनता था? महंगे कपड़े वही पहन सकता है जो धनाढ्य हो, यानी जो अमीर हो। तो अमीर लोग जो धनाढ्य होते थे वो मलमल के कपड़े पहनते थे। उसने ये भी बताया कि जो भारतीय कपड़े हैं, भारतीय कपड़ों में जो रेशम होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी,
जरी जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, साटन जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यानी इन सब चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा थी जो भारतीय ये कपड़े थे। तो दोस्तों इन्होंने भारतीय कपड़े और इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया डिटेल में यहाँ पे, और पान के और नारियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आपको काम क्या करना है कि आपकी जो बुक में बॉक्स होते हैं ना दोस्तों, मैं वो आपको हर एक बॉक्स तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इन बॉक्स को क्या करना है, आपको रीड करना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क होगा हर चैप्टर से कि आपको जो बॉक्स होते हैं आपकी एनसीईआरटी में, आपको वो रीड करने हैं, अच्छे से समझने हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पार्ट 2 था हमारा इस वीडियो का। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाए करें। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये कहते हैं कि उनको कुछ वीडियो नहीं मिल रही है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की कुछ वीडियो देखी, पार्ट 1 देख लिया तो कमेंट में ही लिखते हैं कि पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 देख लिया तो बोलेंगे पार्ट 3 कहाँ है। तो दोस्तों मैंने क्या करा है, मैंने एक अच्छी सी प्ले लिस्ट बनाई है, और आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। प्ले लिस्ट में आपको सेकंड पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है 12th क्लास की, उसमें 27 वीडियो है, फर्स्ट बुक है उसमें 22 वीडियो है, और हिस्ट्री की लगभग 15-16 वीडियो डाल चुके हैं हम, और इंग्लिश की लगभग 31-32 वीडियो है। आपको सारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके सर्च क्यों नहीं करते हो, आप एक बार प्ले लिस्ट देखना सीख जाओ, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।